हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर विच इज़ रिबेल्स एंड द राज, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस। इस चैप्टर में जो है हम 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड ये एक मेजर रिवॉल्ट है जो कि इंडियंस के द्वारा किया गया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जिसको कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, हमको पहले सबसे बता रखा है अबाउट द बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्ट। ऑन 10th May 1857 द सिपॉयज इन द कैंटोनमेंट ऑफ मेरठ ब्रोक आउट इन म्यूटिनी। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनका हमें मीनिंग पता होना चाहिए, जैसे कि सिपॉयज का मतलब यहाँ पर हो जाता है सोल्जर्स, जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर वर्क करते थे, है ना। तो सिपॉयज मीन्स सोल्जर्स एंड कैंटोनमेंट का मतलब होता है वो एरियाज, वो टेंट्स, वो कैंप्स जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, ठीक है। एंड जो थर्ड वर्ड है म्यूटिनी, इसका मतलब होता है कोई रिबेलियन करना, कोई रिवॉल्ट करना अगेंस्ट द अथॉरिटी। एंड स्पेशली जब ये रिवॉल्ट जो है सोल्जर्स के द्वारा किया जाए तो उसको म्यूटिनी कहते हैं, ठीक है। तो 10th May 1857 को क्या हुआ था, मेरठ में जो सिपॉयज रह रहे थे उन्होंने म्यूटिनी को स्टार्ट कर दिया था, यानी कि उन्होंने एक रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। एंड जो ऑर्डिनरी पीपल थे उन्होंने भी इन सिपॉयज को ज्वाइन कर लिया। तो पहले ये एक म्यूटिनी थी, लेकिन जब ऑर्डिनरी पीपल ने, आम जनता ने इनको ज्वाइन कर लिया तो ये एक रिवॉल्ट में बदल गया, ठीक है। अब इन्होंने इस चीज़ को फंक्शन कैसे किया, तो सिपॉयज ने सबसे पहले बेल ऑफ आर्म्स को कैप्चर किया, यानी कि जो स्टोर रूम था जिसमें वेपन्स रखे जाते थे उसको कैप्चर किया। उसके बाद में वाइट पीपल पर अटैक कर दिया, यानी कि ब्रिटिशर्स पर अटैक किया एंड उनके बंगलोज को, उनकी प्रॉपर्टी को जला दिया। इसके अलावा जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी जैसे कि रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस एंड ट्रेजरी, तो इन सबको भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, वहाँ पर लूटपाट कर दी, ठीक है। इसके अलावा जो टेलीग्राफ लाइन थी दिल्ली से मेरठ तक की, उसको भी इन्होंने कट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको 10th May 1857 को देखने को मिलती हैं, एक म्यूटिनी इमर्ज होते हुए हमको देखने को मिलती है। और 11th May 1857 को ये जो सिपॉयज हैं ये रेड फोर्ट के गेट पर पहुंच जाते हैं, ताकि ये बहादुर शाह सेकेंड को परसुएट कर सके, उनको मना सकें कि वो इस रिवॉल्ट को लीड करें, ठीक है। अब ये जो रिवॉल्ट हो रहा है, ये म्यूटिनी हो रही है, इसका मेन रीज़न क्या है, तो इसका मेन रीज़न ये है कि इंग्लिश मैन ने, यानी कि ब्रिटिशर्स ने इनको बोला था कि ये बुलेट्स को बाइट करें, अपने मुंह से, अपने दांतों से दबाएं। और ये वो बुलेट्स थी जिनमें कि काउज और पिग के फैट से कोटिंग करी गई है। तो काव जो है वो हिंदू रिलीजन में बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, और पिग्स जो हैं वो मुस्लिम रिलीजन में बहुत ही ज़्यादा अपवित्र माने जाते हैं। तो इसलिए ये एक मेजर रीज़न बनता है कि मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे एंड इन्होंने मिलकर के एक रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था, रिबेलियन स्टार्ट कर दिया था। और जब ये बात बहादुर शाह सेकेंड को पता चलती है तो वो इस चीज़ पे एग्री कर जाते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो इस रिवॉल्ट को लीड करेंगे। बहादुर शाह सेकेंड बिकम्स द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट। तो इस तरह से हमको इंट्रोडक्शन में कुछ ग्लिम्स दे रखे हैं, जिससे कि हमको आइडिया हो जाता है कि ये रिवॉल्ट है क्या, क्या चीज़ें हुई हैं। एंड इसी तरह से हम पूरे चैप्टर में आगे इन डिटेल जानेंगे कि क्या रीजंस रहे थे, ये म्यूटिनी क्यों स्टार्ट करी गई एंड किस तरह से इस रिवॉल्ट को, इस रिबेलियन को फंक्शन किया गया, क्या पैटर्न था, इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं इस रिवॉल्ट में। एंड साथ ही हम जानेंगे कि इस रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहा जाता है। ओके, सो नाउ आवर टॉपिक इज पैटर्न ऑफ द रिबेलियन। तो यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि जो सिपॉयज ने, जो सोल्जर्स ने ये रिबेलियन किया था, इसकी स्ट्रेटजी क्या रहती थी, वो किस तरह से चीज़ों को फंक्शन आउट करते थे, ये चीज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो सिपॉयज थे वो अपने एक्शन को एक सिग्नल के साथ में स्टार्ट करते थे। अब वो सिग्नल क्या होता था, या तो गन को फायर करना या फिर बगल का साउंड करना। बगल जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसका साउंड करते थे, या फिर गन को फायर करते थे, एक सिग्नल देते थे, ठीक है। उसके बाद में वो क्या करते थे, सबसे पहले बेल ऑफ आर्म्स को सीज कर देते थे। तो बेल ऑफ आर्म्स वो स्टोर रूम है, वो जगह है जहाँ पर वेपन्स को स्टोर किया जाता था। तो सबसे पहले वो जो है बेल ऑफ आर्म्स को सीज करते थे एंड देन ट्रेजरी को प्लंडर करते थे, यानी कि जो ट्रेजरी होती थी उसको लूटते थे, उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देते थे। उसके बाद में उनका नेक्स्ट स्टेप रहता था जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको अटैक करना, जैसे कि जेल, ट्रेजरी, टेलीग्राफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम या फिर बंगलौज। एंड साथ ही जितने भी रिकॉर्ड्स होते थे उनको भी जला दिया जाता था। एंड इसी के साथ में काफ़ी सारे प्रोक्लेमेशंस भी इशू करे जाते हैं, यानी कि नोटिस इशू करे जाते हैं 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, हिंदी, उर्दू एंड पर्शियन।
ठीक है। तो इन प्रोक्लेमेशंस में हमको देखने को मिलता है कि हिंदू और मुस्लिम सभी को बुलाया जाता है कि अब वक्त आ गया है एक साथ होने का, यूनाइट होने का, और इन फॉरेनर्स के ऊपर, इन फिरंगीज़ के ऊपर जो है अपनी आवाज़ उठाने का, इनको यहाँ से भगाने का। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिशर्स पर ही अटैक हो रहा था, उन इंडियंस पर भी अटैक हो रहा था जो कि मनी लेंडर्स थे और रिच पीपल थे, एंड जो कि ब्रिटिशर्स से मिले हुए थे। ठीक है। एंड इसी दौरान हमको देखने को मिलता है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर नोट करते हैं, ये नोटिस करते हैं कि ब्रिटिश रूल कोलैप्स लाइक अ हाउस मेड ऑफ कार्ड्स। यानी कि जब सिपॉइज ने, जब सोल्जर्स ने ये रिबेलियन किया, ये रिवॉल्ट किया, तो किसी एक ब्रिटिश ऑफिसर ने ये नोटिस किया कि जो ब्रिटिश रूल है वो एकदम से बिखर रहा है, ऐसे बिखर रहा है जैसे कि ये कोई घर कार्ड से बना हुआ हो। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीडर्स एंड फॉलोअर्स। यानी कि अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि जो 1857 का रिवॉल्ट था वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के द्वारा लीड किया जा रहा था। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो इस रिवॉल्ट को अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के द्वारा लीड किया जा रहा था, जिसमें कि रानीज आ जाती हैं, राजा, नवाब, ताल्लुकदार, जमींदार, पीजेंट्स, ट्राइबल्स, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन और रिलीजियस मैन। यानी कि हर टाइप की कैटेगरी के लीडर्स देखने को हमको मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट इंपॉर्टेंट लीडर है जो कि है बहादुर शाह सेकंड। तो जिस टाइम पीरियड पे ये रिवॉल्ट हो रहा था, यानी कि 1857 के टाइम पर बहादुर शाह सेकंड जो थे वो नॉमिनल मुगल एम्परर थे, यानी कि वो नाम मात्र के एक एम्परर थे। हालांकि उनके पास में कोई भी पावर नहीं बची थी बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो रिवॉल्ट के दौरान बहादुर शाह सेकंड काफ़ी ज़्यादा बूढ़े थे एंड वो रेडी भी नहीं थे लीडर बनने के लिए, वो एग्री नहीं कर रहे थे। बट लेटर ऑन जब लोगों ने, यानी कि सिपॉइज ने जब उनको काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, मनाया, तब वो एग्री कर जाते हैं टू बिकम द लीडर ऑफ द रिबेलियन। ठीक है। आज सेकेंड इंपॉर्टेंट लीडर इज नाना साहेब। तो कानपुर में जो भी सिपॉइज थे, जो भी लोग रह रहे थे टाउन में, उन्होंने नाना साहेब को अपना लीडर चुन लिया, जो कि पेशवा बाजीराव सेकंड के सक्सेसर थे। और 1858 के एंड में जब ये रिबेलियन कोलैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब नाना साहेब नेपाल में चले जाते हैं, वहाँ पर जो है एस्केप कर जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट लीडर है रानी लक्ष्मीबाई। तो इनको जो है झांसी में फोर्स किया जाता है टू लीड द रिवॉल्ट। फोर्थ इंपॉर्टेंट लीडर इज कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह एक लोकल जमींदार हैं एंड ये लीडरशिप लेते हैं अर्रा बिहार में। ओके। अगले लीडर हैं बिरजिस कद्र। तो अवध जो कि लखनऊ में है, वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने नवाब वाजिद अली शाह को डिस्प्लेस कर दिया था, यानी कि उनको डिथ्रोन कर दिया था, उनकी राजगद्दी से उनको हटा दिया था और जो स्टेट था उसको एनेक्स कर लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो इसलिए वहाँ के जो लोग थे उनके मन में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। इसलिए रिवॉल्ट के दौरान उन्होंने लखनऊ में बिरजिस कद्र को अपना लीडर चुना, जो कि नवाब के ही यंगर सन थे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लखनऊ में जो लीडर थे दैट वाज बिरजिस कद्र। ठीक है। नेक्स्ट लीडर है गोनो। तो गोनो जो है एक ट्राइबल कल्टिवेटर है सिंघबम के, जो कि छोटा नागपुर में है। ठीक है। तो ये बनते हैं रिबेल लीडर ऑफ कोल ट्राइबल्स ऑफ द रीजन। तो कोल ट्राइबल्स जो थे उनके लीडर ये बनते हैं। नेक्स्ट है शाहमल। तो शाहमल भी एक लीडर बनते हैं 1857 के रिवॉल्ट के, जो कि रहते थे परगना बरौट में, जो कि एक बड़ा सा गांव है उत्तर प्रदेश में। हमारे अगले लीडर है मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो ये उन मौलवीज में से आते हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1857 के रिवॉल्ट में, एंड इनको पॉपुलरली कहा जाता है एज डंका शाह, जिसका मतलब होता है वो मौलवी जिसके साथ में जो है ड्रम रहता हो, यानी कि डंका। ओके। सो अब हम पढ़ेंगे अबाउट द रूमर्स एंड प्रोफेसीज, यानी कि हम उन रूमर्स और प्रोफेसीज के बारे में जानने वाले हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं 1857 के रिवॉल्ट में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ये रूमर्स और प्रोफेसीज रीजन बने थे 1857 के रिवॉल्ट के। तो सबसे पहले रूमर्स का मतलब होता है अफवाह और प्रोफेसीज का मतलब होता है कोई भविष्यवाणी, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं रूमर्स को। हमारा पहला रूमर है बुलेट्स कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। तो देखो क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने एक नई राइफल को इंट्रोड्यूस किया था आर्मी में, विच वॉज द एनफील्ड राइफल। ठीक है। तो इसमें जो कार्ट्रिज था उसको गन में लोड करने से पहले उसको माउथ से, यानी कि मुंह से जो है बाइट करना होता था। ठीक है। तो मुस्लिम्स और हिंदूज में, यानी कि लोगों में एक अफवाह फैली थी कि जो कार्ट्रिज है उसको पिग और काउ के फैट से ग्रीस किया गया है। तो ये एक इमीडिएट रीज़न बना था जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। और ऐसा हुआ क्यों था? तो ऐसा इसलिए हुआ था, जो मुस्लिम्स हैं वो पिग को बहुत ही ज़्यादा अपवित्र कंसिडर करते हैं। ठीक है। और जो हिंदूज़ हैं वो काऊ को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, उनको भगवान के जैसा मानते हैं। ठीक है। तो अगर वो इस कार्ट्रिज को यूज़ करते, अपने मुंह से दबाते हैं ना, बाइट करते, तो वो इनके रिलीजन को करप्ट करता। तो इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, इस वजह से उनको जो है उन्होंने विद्रोह किया इस चीज़ का एंड रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। तो ये
एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है। सेकेंड रूमर है बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स इनटू द फ्लोर, यानी कि एक और अफवाह फैली थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने आटे में काउज और पिग्स का बोन डस्ट मिक्स किया है एंड मार्केट में बेच रहे हैं। तो इससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हिंदूज और मुस्लिम्स के कास्ट और रिलीजन को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। तो ऐसी एक अफवाह फैली थी जो कि एक रीज़न बनता है फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। थर्ड रूमर इज ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी। तो यहाँ पर जो है लोगों के बीच में एक अफवाह फैली थी, लोगों के बीच में एक डर हो गया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रोफेसीज की बात करें तो उस टाइम पीरियड पे एक ऐसी प्रोफेसी जो है लोगों के बीच में स्प्रेड हो रही थी कि जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जो कि हुआ था 1757 में, तो बैटल ऑफ प्लासी के ठीक 100 साल बाद में जो है ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए भी जो है लोग इनकरेज हो रहे थे कि हो सकता है अगर हम रिवॉल्ट करें, अगर हम कोशिश करें तो ये एंड हो जाए, ठीक है। एंड सेकेंड प्रोफेसी उस टाइम पे स्प्रेड हो रही थी कि एक खलासी ने एक बार सिपाही से बोला था कि यू विल सून लूज योर कास्ट एज ए लॉन्ग यू विल हैव टू बाइट कार्ट्रिजेस कवर्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, विच मीन्स कि आप जो है अपने रिलीजन को, अपने कास्ट को तुरंत ही खो देंगे जैसे ही आप उस कार्ट्रिज को जो है बाइट करेंगे जिसमें कि काऊ का और पिग का फैट यूज किया गया है। तो ये कुछ रूमर्स और प्रोफेसीज थे। नेक्स्ट हमको बताया गया है कि व्हाई डिड पीपल बिलीव इन द रूमर्स, यानी कि जो रूमर्स फैल रहे थे लोग इन पे विश्वास क्यों करे जा रहे थे। सबसे पहला रीजन है रिफॉर्मेशन पॉलिसीज। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो है काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज को लॉन्च किया जिससे कि उन्होंने इंडियन सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करी। जैसे कि यहाँ पर हमको बता रखा है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि गवर्नर जनरल थे, उनकी लीडरशिप में ब्रिटिशर्स ने कई सारी ऐसी पॉलिसीज अपनाई विच एम्ड एट रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी, यानी कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए जो है लॉन्च करी गई थी, चेंज करने के लिए लॉन्च करी गई थी। जैसे कि उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज़ और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा इन्होंने जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप किया जो कि वेस्टर्न साइंस और लिबरल आर्ट्स को समझाते थे, पढ़ाते थे। इसके अलावा इन्होंने सती जैसे कस्टम्स को एबॉलिश किया इन द 1829। तो सती क्या होता है आप सबको पता होगा। देखो, अगर किसी का हस्बैंड उस टाइम पर मर जाता था तो उसी में जो है जिंदा उसकी वुमेन को भी जला दिया जाता था एंड इसी प्रैक्टिस को जो है सती कहा जाता था। तो इस चीज़ को इन्होंने एबॉलिश किया, ख़त्म किया एंड इसी के साथ में दे परमिटेड द रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज, यानी कि जो हिंदू वुमेन्स विडो हो जाती हैं, विधवा हो जाती है, उनको दोबारा से शादी करने की भी परमिशन दी। तो ये दो जो लास्ट में हमने पॉइंट्स देखे ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बट उस टाइम पीरियड में जो इंडियंस थे वो इनके अगेंस्ट थे बिकॉज उनका ऐसा मानना था जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनकी सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब सेकेंड रीजन है एनेक्सेशन ऑफ नेटिव स्टेट्स। तो ब्रिटिशर्स ने न केवल अवध को बट कई सारे किंगडम्स को, झांसी और सतारा जैसी प्रिंसिपैलिटीज़ को जो है अनेक्स किया, अपने अंडर कंट्रोल में लिया। एंड तीसरा रीज़न है द एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। तो उस टाइम पीरियड पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो बहुत ही ज़्यादा अपने रिलीजन को स्प्रेड कर रहे थे। कई बार जो हमको ये भी देखने को मिलता है वो इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस वजह से ये तीन इंपॉर्टेंट रीजंस बनते हैं जिस वजह से इंडियंस इन रूमर्स पर बिलीव कर रहे थे, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमको बता रखा है अबाउट द सब्सिडियरी अलायंस। तो ये एक सिस्टम है जिसको कि डिवाइस किया गया था, यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 में। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी अलायंस, जितने भी किंगडम्स ब्रिटिश के साथ में आते हैं, एंटर करते हैं, उनको कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होंगे, उनको कुछ टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होगा। जैसे कि द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर एलाय फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स टू देयर पावर, यानी कि अगर कोई भी एलाय, कोई भी किंगडम जो है इनके अंडर आ जाता है, इस सिस्टम में एंटर करता है, उसके बाद में अगर उस अलायंस पे, उस किंगडम पे कोई भी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल थ्रेट आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ब्रिटिश होगी। ब्रिटिशर्स ने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उनको प्रोटेक्ट करने की। सेकेंड इज इन द टेरिटरी ऑफ द एलाय अ ब्रिटिश आर्म्ड कंटिजेंट वुड बी स्टेशनड, विच मीन्स ऐसे टेरिटरी में, ऐसे किंगडम में जो है ब्रिटिश की आर्मी को स्टेशन किया जाएगा, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पर रहेंगे, ठीक है। थर्ड इज द एलाय वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग दिस कंटिजेंट। तो अब ये जो आर्मी फोर्स रहेगी, ये जो कंटिजेंट रहेगी, इसको जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो एलाय प्रोवाइड कराएगी, यानी कि वो किंगडम प्रोवाइड कराएगा।
फोर्थ इज द एलाई कुड एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद अदर रूलर्स और एंगेज इन वारफेयर ओनली विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। यानी कि अब ये जो भी किंगडम जो भी अलायंस इस सिस्टम में एंटर कर चुके हैं, वो अब किसी भी टाइप का एग्रीमेंट करते हैं बाकी के रूलर से या फिर किसी वारफेयर में इंगेज होते हैं, तो वो ऐसा सिर्फ तभी कर सकेंगे जब उनको ब्रिटिशर्स की परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस वॉज द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। आई होप आई एम क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अवध इन रिवॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम अवध के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या किस टाइप का जो है सिनेरियो था इन दी अवध ड्यूरिंग द रिवॉल्ट। तो जो लॉर्ड डलहौजी थे जो कि गवर्नर जनरल थे, इन्होंने 1851 में अवध को डिस्क्राइब किया था एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। यानी कि अवध एक ऐसी चेरी है जो एक ना एक दिन हमारे हाथ जरूर लगेगी। एंड ठीक 5 साल बाद 1856 में इसको फॉर्मली एनेक्स कर लिया गया था ब्रिटिश एम्पायर में। यानी कि इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर में इस स्टेट को, इस रीजन को इंक्लूड कर लिया था और अवध में सब्सिडियरी अलायंस को इम्पोज किया गया था इन द ईयर 1801। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है व्हाई ब्रिटिश एनेक्स्ड अवध। तो अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने यहाँ पर आपको बेस्ट पॉइंट्स से प्रोवाइड कराया है, आप यही पॉइंट्स लिख सकते हैं एज इट इज। तो ठीक है, हम देखते हैं क्या रीजंस थे जिस वजह से इन्होंने अवध को एनेक्स किया। तो सबसे पहला रीज़न है द सॉइल देयर वाज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो एंड कॉटन। तो सॉइल वहाँ की काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी जहाँ पर जो है इंडिगो और कॉटन का अच्छा प्रोडक्शन किया जा सकता था। इसके अलावा 1850s के टाइम पीरियड तक जितने भी इंडिया के मेजर रीजन्स थे, जो मेजर एरियाज थे, उन सभी को कॉन्क्वेर कर लिया गया था, जैसे कि द मराठा लैंड्स, द दोअब, द कर्नाटक, द पंजाब एंड बंगाल। तो सारे ही मेजर रीजन्स को पहले ही कॉन्क्वेर किया जा चुका था एंड जो अवध है वही रह गया था। तो अवध को जब इन्होंने टेक ओवर कर लिया 1856 में, तभी इनका जो टेरिटोरियल एनेक्सेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाना था। तो ये चीज़ थोड़ी सी एक्सपेक्टेड थी। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ पीपल रिस्पॉन्डेड एनेक्सेशन ऑफ अवध। यानी कि जब अवध को एनेक्स कर लिया गया तो लोगों ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। तो लॉर्ड डलहौजी का ये जो एनेक्सेशन का प्रोसेस चल रहा था, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन देखने को मिला लोगों के बीच में। एंड न केवल अवध में बल्कि जितनी भी प्रिंसिपैलिटीज़ को एनेक्स किया गया था उससे पहले, वहाँ पर भी हमको काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है लोगों के बीच में। ठीक है, और अवध में जो नवाब वाजिद अली शाह थे उनको डिथ्रोन कर दिया गया, यानी कि उनको उनकी राजगद्दी से हटा दिया गया, उनसे उनका थ्रोन छीन लिया गया एंड उनको कलकत्ता भेज दिया गया इस रीज़न पे कि आप इस रीजन को सही से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, ऑन द रीज़न ऑफ मिस गवर्नेंस। ठीक है, एंड जो नवाब वाजिद अली शाह थे इनको बहुत ही ज़्यादा लोग प्यार करते थे, इनकी जनता उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एंड जब ये जाते हैं अपने लखनऊ को छोड़कर, तब काफ़ी सारे लोग उनको फॉलो करते करते कानपुर तक पहुंच जाते हैं और उनके जाने के गम में सैड सॉन्ग्स गाते हुए। ओके, नेक्स्ट हमको पढ़ना है व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ एनेक्सेशन इन अवध। तो जब अवध को एनेक्स कर लिया गया तो उसके बाद में क्या रिजल्ट्स हमको देखने को मिलते हैं वो हम देखेंगे। तो जब अवध को एनेक्स कर लिया जाता है तो हमको ग्रीवेंसेस की एक चेन देखने को मिलती है जो कि प्रिंसेस, तालुकदार, पीजेंट्स और सिपॉय सभी को कनेक्ट करती है। यानी कि सभी में जो है डिससेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है, सभी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, खुश नहीं रहते हैं। एंड ये चीज़ जो है सभी के साथ में लिंक करती है, चाहे वो तालुकदार्स हो, प्रिंसेस हो, पीजेंट्स हो या फिर सिपॉयज हो। ओके, तो यहाँ पर तालुकदार्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले तालुकदार्स के पास में एक इम्पॉर्टेंट रोल हुआ करता था, जैसे कि वो आर्म्ड फोर्सेस को मेंटेन करते थे, फोर्ट्स को बिल्ड करवाते थे एंड साथ ही एक तरह की ऑटोनॉमी को एंजॉय करते थे। यानी कि उनके पास में इंडिपेंडेंस होता था अपने डिसीजंस को रखने का, वो किसी भी एक्सटर्नल पावर के प्रेशर में नहीं होते थे। एंड साथ ही जो नवाब हुआ करते थे उनकी सुपीरियरिटी को वो एक्सेप्ट करते थे एंड जो भी उनके ताल्लुक का रेवेन्यू हुआ करता था उसको वो पे कर देते थे। लेकिन जैसे ही एनेक्सेशन होता है तो जो ताल्लुकदार हुआ करते थे वहाँ पर उनको डिसआर्म कर दिया जाता है एंड साथ ही उनके बनाए गए फोर्ट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। और एनेक्सेशन के बाद में वहाँ पर पहला ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द ईयर 1856 विच वॉज नोन एज समरी सेटलमेंट। एंड इसको इम्पोज किया जाता है ताकि जहाँ तक हो सके वो ताल्लुकदार को रिमूव कर सकें, हटा सकें।
ओके। नेक्स्ट सेपोइस की बात करें तो जो सेपोइस थे उनको बहुत ही ज़्यादा कम सैलरी दी जाती थी। सेपोइस यानी कि सोल्जर्स, है ना। तो सोल्जर्स को बहुत ही ज़्यादा कम सैलरी दी जाती थी एंड उनको लीव लेने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी। बहुत ही ईजिली उनको लीव भी नहीं मिलती थी, ठीक है। 1820s के टाइम पर हमको देखने को मिलता है कि जो वाइट ऑफिसर्स थे यानी कि जो ब्रिटिशर सोल्जर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखते थे इंडियन सिपाहीज के साथ में। लेकिन हमको 1840s के टाइम पे डिफरेंस देखने को मिलता है। जो ऑफिसर्स थे वो एक तरह की सुपीरियरिटी दिखाते हैं, यानी कि वो खुद को सुपीरियर मानते हैं इंडियन सिपाहीज से और सिपाहीज को इन्फीरियर्स की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। एंड साथ ही इस दौरान हमको देखने को मिलता है जो एब्यूज़ है, फिजिकल वायलेंस है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो रहा था और इस तरह से सिपाहीज और ऑफिसर्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगा। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट द रिबेल्स वांटेड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये रिबेल्स चाहते क्या थे, ये रिवेलियन क्यों करे जा रहे थे, उनका जो है एम क्या था, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज रिबेल्स वांटेड टू रीस्टोर द प्री ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम पास्ट, विच मीन्स कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम पीपल में यूनिटी हुआ करती थी इन द सब कॉन्टिनेंट, वही वो वापस से रीस्टोर करना चाहते थे, ठीक है। तो हमको देखने को मिलता है 1857 के रिवॉल्ट में जितने भी प्रोक्लेमेशंस देखने को मिलते हैं, जितने भी नोटिसेस देखने को मिलते हैं, उनमें बार बार अपील करी गई थी हर एक सेक्शन की पॉपुलेशन से, चाहे वो किसी भी कास्ट या फिर क्रीड का हो। एंड इस रिबेलियन को देखा गया था एज अ वार, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही पास इक्वली लूज करने को है, इक्वली पाने को है। यानी कि अगर हमारी हार होती है तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की ही हार होगी और अगर हमारी जीत होती है तो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों की ही जीत होगी। ओके। सेकेंड इज रिबेल्स वांटेड टू एस्टैब्लिश अ मोर इगैलिटेरियन सोसाइटी, यानी कि लोग जो हैं पूरी तरह से अपनी सोसाइटी को हर एक एस्पेक्ट से बेटर करने की कोशिश करना चाहते थे, बेटर एस्टैब्लिशमेंट करना चाहते थे। तो यहाँ पर सभी लोग जो है एक साथ आए, यूनाइट हुए एंड उन्होंने लड़ाई करी अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने फेथ के लिए, अपने ऑनर के लिए और अपनी आइडेंटिटी के लिए। तो ये एक ऐसी फाइट कंसिडर करी गई थी विच वॉज फॉर द ग्रेटर पब्लिक गुड, यानी कि ये फाइट बहुत ही ज़्यादा इनकरेज इसलिए हुई क्योंकि लोग चाहते थे हमारी पब्लिक का, हमारी कंट्री का अच्छा हो, हम लोग हर तरह से जो है सक्षम हो, इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर सकें एंड अपनी कंट्री को, अपनी सोसाइटी को और भी ज़्यादा बेटर वे में स्टैब्लिश कर सकें। तो कई सारी जगहों पे ये जो रिबेलियन हो रहा था ये एक अटैक में कन्वर्ट हो जाता है ब्रिटिशर्स के लिए एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही न केवल ब्रिटिशर्स पर अटैक हो रहे थे बल्कि उन सभी लोगों पर अटैक हो रहे थे जो कि ब्रिटिशर्स के फ्रेंड्स थे, उनके साथ में थे और लोकल्स को ओप्रेस कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा हमको देखने को मिलता है जो गांव में लोग थे, विलेजेस में, वो जो है अकाउंट बुक्स को जला देते हैं, मनी लेंडर्स के घरों को जो है रेंसैक कर लेते हैं, यानी कि उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लूट लेते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज हमको देखने को मिलती हैं। एंड थर्ड इज रिबेल्स वांटेड टू रीस्टोर द प्री ब्रिटिश पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड पे ब्रिटिशर्स के आने से पहले जिस तरह का पॉलिटिकल ऑर्डर था कंट्री में, है ना, उस चीज़ को रिबेल्स वापस से रिस्टोर करना चाहते थे। तो एक बार जब ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो जाता है तो दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसी जगहों पर जो है रिबेल्स वापस से एक तरह का स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, एक तरह की अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। एंड जो रिबेल लीडरशिप थी ये वापस से चाहते हैं कि ये फिर से जो है प्री ब्रिटिश वर्ल्ड को इस्टेब्लिश करें, रीस्टोर करें, जो कि 18th सेंचुरी में देखने को मिलता था, ठीक है। एंड द लीडर्स वेंट बैक टू द कल्चर ऑफ द कोर्ट, यानी कि लीडर्स जो है वापस से वो राज दरबार वाला जो कल्चर हुआ करता था उसको रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, उसको अपनाते हैं, जो कि 18th सेंचुरी में हुआ करता था ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर, है ना। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि रिबेल्स चाहते थे, इस वजह से ये रिवॉल्ट उन्होंने किया। ओके, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द रिप्रेशन, यानी कि यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि जो ये रिवॉल्ट हुआ है, इंडियंस ने इतना ज़्यादा आतंक मचाया है, इस पर ब्रिटिशर्स ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, उसको किस तरह से रिप्रेस किया। ऐसा तो है नहीं कि ये रिवॉल्ट हो रहा है ब्रिटिशर्स बैठ के देख रहे होंगे, उन्होंने भी कुछ एक्शंस लिए होंगे, राइट। तो उन्हीं को हम यहाँ पर देखेंगे कि उन्होंने क्या एक्शंस लिए। तो फर्स्ट इज लीगल मेजर्स। तो 1857 में मई और जून के टाइम पर बहुत सारे जो एक्ट्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको पास किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया एंड पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में मार्शियल लॉ को इम्पोज कर दिया गया था। ओके, एंड जो भी मिलिट्री ऑफिसर्स थे, यहाँ तक कि जो ऑर्डिनरी ब्रिटॉन्स भी थे, यानी कि जो ऑर्डिनरी लोग भी हैं ना, ब्रिटिशर्स हैं वो, तो उनको भी पावर दे दी गई थी कि वो भी इंडियंस को ट्राई और पनिश कर सकते हैं
अगर उनको लगता है कि ये रिबेलियन है, अगर उनको लगता है कि ये विद्रोही है, मतलब ज़रा सा भी शक भी होता है, तो वो उनको पनिश कर सकते हैं। एंड जो ऑर्डिनरी प्रोसेसेस थे लॉ और ट्रायल के, वो भी सस्पेंड कर दिए गए थे। तो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा ब्रुटल कंडीशन हो गई थी इंडिया की, और इंडियंस के साथ में बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था, बहुत ही बुरी तरह से उनको रिप्रेस किया जा रहा था। सेकेंडली, इन्होंने मिलिट्री एक्शंस लिए, जैसे कि इन्होंने दिल्ली को रिकन्क्वेयर करने के लिए एक फोर्स को कलकत्ता से भेजा नॉर्थ इंडिया में, एंड दूसरी फोर्स को पंजाब से भेजा टू दिल्ली, ताकि दोनों तरफ से इसको घेर लें, उस पर अटैक करें, ताकि वापस से हम दिल्ली पर कन्क्वेयर कर सकें, उस पर जीत पा सकें। ठीक है, और इसी तरह से गैंगेटिक प्लेन्स में भी इन्होंने मिलिट्री फोर्सेस का यूज़ किया टू रिकन्क्वेयर द टेरिटरी, लेकिन ये जो प्रोसेस था काफ़ी ज़्यादा स्लो था। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने मिलिट्री पावर को बहुत ही ज़्यादा गाइगेंटिक स्केल पे, यानी कि बहुत ही बड़े पैमाने पे यूज़ किया टू रिप्रेस द रिवॉल्ट। ठीक है, एंड थर्ड मेजर जो इन्होंने लिया था दैट वाज डिप्लोमेटिक मेजर्स, यानी कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो यूनिटी थी उसको ब्रेक करने की कोशिश करी, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी उसको ब्रेक करने की कोशिश करी, और जो लैंड होल्डर्स और पीजेंट्स में यूनिटी थी उसको भी ब्रेक करने की कोशिश करी। एंड साथ ही इन्होंने बड़े बड़े लैंड होल्डर्स से ये प्रॉमिस किया कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम आपकी स्टेट्स, आपकी जो ज़मीनें हैं वो आपको वापस कर देंगे। तो ब्रिटिशर्स के इस ऑफर को जिन लैंड होल्डर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, अपोज किया, उनको उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया, डिस्पोजेस कर दिया गया। एंड साथ ही जिन्होंने एक्सेप्ट किया, जो लॉयल रहे ब्रिटिशर्स के टुवर्ड्स, तो उनको जो है रिवार्ड किया गया। ओके, तो ये कुछ मेजर्स हैं, ये कुछ तरीके हैं जो ब्रिटिशर्स ने अपनाए ताकि वो जो इस रिवॉल्ट को रिप्रेस कर सकें, कंट्रोल कर सकें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज इमेजेस ऑफ द रिवॉल्ट। तो इस टॉपिक में हमारे बुक में कई सारे जो है इमेजेस के बारे में बता रखा है, जो कि 1857 के रिवॉल्ट से रिलेटेड है। तो इट इज़ अ वेरी लेंथी टॉपिक, एंड बहुत ही ज़्यादा हम डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे बिकॉज दिस इज़ अ वन शॉट वीडियो। तो जो भी इंपॉर्टेंट इमेजेस थी रिलेटेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, विच आर फर्स्ट इज रिलीफ ऑफ लखनऊ, जिसको कि पेंट किया गया है थॉमस जोन्स बार्कर के द्वारा इन द ईयर 1859, एंड सेकेंड वन इज इन मेमोरियम, इसको पेंट किया गया है जोसेफ नोएल पेटॉन के द्वारा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ओके ओके, सो नाउ इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज़ नेशनलिस्ट इमेजरीज ऑफ द रिवॉल्ट। तो ये जो 1857 का रिवॉल्ट था इसको सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन नेशनलिस्ट के द्वारा एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड जितने भी लीडर्स थे इस रिवॉल्ट के उन सभी को हीरोइक फिगर्स की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड द लीडर्स आर प्रेजेंटेड एज फ्रीडम फाइटर्स अगेंस्ट ऑप्रेसिव इंपीरियल रूल। इनको जो है फ्रीडम फाइटर्स की तरह प्रेजेंट किया जाता है जिन्होंने इंपीरियल रूल को, ब्रिटिशर्स को जो है ऑप्रेस किया था, उनके अगेंस्ट गए थे। और स्पेशली अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई जी की, जो कि झांसी की रानी कही जाती हैं, तो इनके ऊपर हमको कई सारी हीरोइक पोएम्स देखने को मिलती हैं जिनमें लिखा गया है उनकी वीरता के बारे में, बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने अपने एक हाथ में तलवार को लेकर एंड दूसरे हाथ में घोड़े की लगाम को पकड़कर अपनी मदरलैंड के लिए लड़ाई करी, फ्रीडम के लिए लड़ाई करी। एंड ऐसी ही हमको जो है एक पोएम में देखने को मिलता है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी अबाउट रानी लक्ष्मीबाई, जहाँ पर शी रोड खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ओके, तो कुछ इस तरह से हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से उन लीडर्स को, उन हीरोइक फिगर्स को अप्रिसिएशन दिया जाता है जिन्होंने स्ट्रगल किया था इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। एंड इसी के साथ में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हमने हर एक टॉपिक को कवर किया है विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। टिल देन स्टे ट्यून्ड।